हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है। वेलकम टू कैरियर्स मेकर एकेडमी एंड मैं हूं शोभित पांडे और आज अपन मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। और मैथमेटिक्स में आज अपन पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। ये अपन थर्ड यूनिट कर रहे हैं। बेसिकली ये यूनिट बिल्कुल लास्ट में है, बट क्योंकि प्रोबेबिलिटी छूट जाती है लास्ट में आते आते, दैट इज वाई अपन उसको पहले कंसीडर कर रहे हैं। देखिए, अपन का रिलेशन फंक्शन हो चुका है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो चुकी है। अगर किसी बच्चे को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी डाउट हो तो पेज नंबर और बुक का नाम लिखकर मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दे। वीडियो लास्ट वाली ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो में, इसमें नहीं है ना, इसमें प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी आप लोग 9 10 में हल्का फुल्का आप आइडिया ले चुके हो, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल अननोन हो। किसी भी काम के होने की शर्त होती है कि ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या कितने % हो पाएगा, या इस काम के होने की क्या चांसेस हैं। तो वो चांस को मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी का नाम दिया है। हाउ प्रोबेबल अ इवेंट वाज, एक कोई काम होने का, इवेंट को काम होना कहते हैं, कोई काम का होना इवेंट कहलाता है। किसी काम के होने की क्या संभावनाएं हैं, तो वो चीज आती है क्लास प्रोबेबिलिटी में। तो संभावनाओं को अपन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो देखो, प्रोबेबिलिटी अपन ने 9th 5th में पढ़ी होगी। मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं जिससे बेस करके अपन जीरो लेवल से क्वेश्चन करेंगे। और यकीन मानो, अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे ना आज का वीडियो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी का बेस ऐसा मजबूत हो जाएगा कि कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तो मैं बहुत जीरो लेवल से आपको लेकर चलता हूं। फिर अपन उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद उसके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन करेंगे और फिर बोर्ड के और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन करेंगे। ये 2 लेक्चर में होने वाला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का काम। आज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेसिक करवाऊंगा बोर्ड तक का, और नेक्स्ट वीडियो में उसका करवाऊंगा मैं अपग्रेडेड लेवल। उसके बाद फिर बायस थ्योरम अगर आएगा तो 5-6 लेक्चर मेरे ख्याल से बहुत है प्रोबेबिलिटी के लिए। और आपको बिल्कुल ऐसी हो जाएगी कि आपके बढ़िया नंबर आएंगे कंपटीशन में भी, और बोर्ड में तो पूरे के पूरे आएंगे। टेंशन ही मत लेना, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आ जाओ, वीडियो को लाइक शेयर कर देना पहले से ही। आ जाओ, देखो कहानी यह है कि प्रोबेबिलिटी करने और पढ़ने से पहले अपन को 3 चीजों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां होनी चाहिए। वो 3 चीजें कौन सी हैं? वो है डाइस, कॉइन और कार्ड्स। और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यही से बन चिपक के आते हैं। तो आपको कुछ पता होगा, जानकारी होगी, नहीं होगी तो मैं आपको बता देता हूं। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। डाई देखिए आपने, लूडो सांप सीढ़ी खेलते हैं, डाई होती है, फेंकते हैं, उसमें 6, एक पे 1 पॉइंट, एक फेस पे 1 बना होता है, एक फेस पे 2 पॉइंट बने होते हैं, एक फेस पे 3 पॉइंट बने होते हैं, एक पे 4, एक पे 5, एक पे 6। वही होती है क्लास में डाई। एक होता है तो डाई कहते हैं, और मल्टीपल होते हैं तो डाइस कहते हैं। ठीक है। अब इस डाइस में क्या क्या है, देखो ये हो गई अपन की डाइस। ठीक है ना। ये पहला फेस, इसका 1 लिखा होता है, ये 2, ये 3, ये 4, आगे वाले पे 4, सॉरी आगे वाले पे 5 और पीछे वाले पे 6। ऐसे इस डाइस की। अब इस डाइस को जब अपन फेंकेंगे तो क्या क्या आंसर आ सकते हैं, उसको कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स का एक सेट। व्हाट इज सैंपल स्पेस? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, की कोई कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं एक डाइस को फेंकने में, उन सभी का एक प्रोबेबल जो आंसर होता है वो अपन का क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस। ठीक है क्लास, देखिए इधर। तो एक डाइस को अपन फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। जब आप एक डाइस को रोल करते हो तो कौन कौन से आंसर आ सकते हैं? तो अपन कहेंगे सर सारे सारे आंसर आ सकते हैं। मतलब 1 भी आ सकता है डाइस में, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ये इसका एक सैंपल आउटपुट। इसको अपन कहते क्या है? इनको अपन कहते हैं आउटकम्स। जो जो आउटकम्स आ रहे हैं अपन में। ठीक है, अभी मैं सिर्फ डाइस को डिस्कस कर रहा हूं। एक डाई है तो डाई बोलेंगे। अब ये इसका आउटपुट हुआ। ठीक है। अब मान के चलो कोई क्वेश्चन पूछता है कि मैंने एक डाइस फेंकी और एक डाइस फेंकने पे इवन नंबर आया, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इवन नंबर मतलब 2 आ जाए, 4 आ जाए या 6 आ जाए। तो वो निकाला कहां से अपन ने? सैंपल स्पेस में। तो सैंपल स्पेस बेसिकली ऑल पॉसिबल आउटकम्स का एक सेट होता है। बात समझ में आई? चलिए अब मैं बात करता हूं, अगर 2 डाई हो, 2 डाइस, तो क्या होगा? एक डाई है, एक डाई है और एक डाई और बना लिया अपन ने। ठीक है, ये 2 डाई हैं। अब इन 2 डाइस का वही 1 2 3 4 5 6 ठीक है। अब इन दोनों डाइस को मैं एक साथ फेंकता हूं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं? आ जाओ देखो। इसको कैसे करते हैं कि मान लो जब मैंने इस डाइस को फेंका और इस डाइस को फेंका, इस पे आया 1, इस पे आया 1, दूसरा इस पे आया 1, इस पे आया 2, तीसरा इस पे आया 1, इस पे आया 3, इस पे आया 1, इस पे आया 4, इस पे आया 1, इस पे आया 5, इस पे आया 1, इस पे आया 6। ये एक कंप्लीट काम हो गया अपन का, है ना? बात समझ में आ रही है आपको? ये अपन ने इस पर एक फेस कांस्टेंट बना कि इस पर 1 ही आया और इसको रोल करते गए। हालांकि रोल दोनों को साथ कर रहे हैं, बट पॉसिबल आउटकम्स कैसे निकालेंगे? तो अपन ने इस चीज को मैथमेटिक्स में बदला कि अब इसके एक फेस को कांस्टेंट रखो और इसके सारे फेसेस आने की प्रोबेबिलिटी लग गई। यहाँ पे ये वाला जो 1 है वो पहले वाले डाइस से, और सेकंड वाला 1 है वो दूसरे वाले डाइस से रिलेटेड है। ठीक है। अब हो सकता है इस पे 2 आया हो, इस पे 1 ही आया,
इस पे 2 आया हो, इस पे 2 आया हो, इस पे 2 आया हो, इस पे 3 आया हो, 2 आया हो, 4 आया हो, 2 आया हो, 5 आया हो, 2 आया हो, 6 आया हो। अब इस पे मान लो कि 3 आया हो, इस पे 1 आया हो, 3 आया हो, 2 आया हो, 3 आया हो, इस पे 2 आया 3 आया हो। एक पहले वाले पे 3, दूसरे वाले पे 4, पहले वाले पे 3, दूसरे वाले पे 5, पहले वाले पे 3, दूसरे वाले पे 6। इसी तरीके से फिर 4 आया हो, 1 आया हो, इस तरीके से 4, 6 आया हो। फिर 5 आया हो, 1 आया हो, पहले वाले पे 5 आया हो, 2 आया हो, 5 आया हो, 3 आया हो, 5 आया हो, 6 आया हो। समझ में आ रही है सभी को? 6,1 और इसी तरीके से 6,6। कितने आउटकम्स है? आउटकम्स है 36। ये 6, 6 12, 6 18, 24, 30 और 36, 36 आउटकम्स है। ट्रिक ट्रिक ये है कि 6 फेस होते हैं। यस सर, 6 में से कोई सा भी आ सकता है। यस सर, डाई कितनी है? 1, तो 6 पावर 1, आउटकम्स कितने? 6। ये 6 फेस की वजह से लिया है। अब इसमें एक डाई में फेस कितने? 6, और कितनी डाई है? 2, तो आउटकम्स आएंगे 36। वो 36 आउटकम्स ये होंगे। ठीक है। अच्छा, अगर यहां पर अब 3 डाई अपन लेते हैं तो क्या होगा? ये तो 2 डाई तक के लिए था। अब अगर मैं 3 डाई लेता हूं यहां पर, ठीक है, 3 डाइस, तो 3 डाई में अपन के पास ओवरऑल जो आंसर आएंगे वो तीनों के लिए, मतलब 6 की पावर 3। तो 6 की पावर 3 कितनी होती है क्लास? 6 की पावर 3 होती है 216। कितनी होती है? 216। तो अपन के 216 आंसर आएंगे। अब मैं आपको सिखाता हूं कि वो 216 आंसर कैसे होने वाले हैं। मतलब ये तो पता पड़ गया कि टोटल सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स अपन के 216 हैं, पर वो 216 आएंगे कैसे, ऑब्टेन कैसे होंगे, वो अपन सीख लेते हैं। देखिए 3 डाई है। पहली डाई ये है, दूसरी डाई ये है, और ये तीसरी डाई है। ठीक है। अब इसमें पहली वाली डाई में 1 आया, दूसरी वाली में 1 आया, तीसरी वाली में 1 आया। पहला, इन दोनों में 1 ही रखो, इसको चेंज कर दो। 2 3 4 5 6। अब मतलब इसको और इसको कांस्टेंट रखा, ये रोल हुआ है। सेकंड कंडीशन में इसको 1 रखो, इसको कांस्टेंट रखो, इसको रोल करा तो इसमें 2 आ गया, इसमें 1 आया, इसमें 1 आया, इसमें 2 आया। अब इसको फिर से चेंज कर देते हो। 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6। अब कंडीशन इस वाले को फिर से 1 रखा, इस वाले को 3 आ गया। समझ में आ रहा है? पहले अपन ने क्या किया, इन दोनों को कांस्टेंट रखा, इसको रोल किया तो ये वाली अपन की रो बन गई। फिर अपन ने सेकंड कंडीशन में क्या किया, इसको एज इट इज रखा, 1 1 1। पहली डाई में 1 ही आता चला जा रहा है। दूसरी वाली डाई में क्या आया? 2। तो दूसरी वाली डाई में जब पहली वाली डाई 1, दूसरी वाली डाई में जब 2 आएगा तो इसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो जब ये 2 है बीच वाला, तो ये 2 3 4 5 6। अब क्या किया अपन ने, इसमें 3 कर दिया, तो इसके 3 के साथ सारे आउटकम्स 1 3 2 1 आ चुका है यहाँ पर। इसी तरीके से 1 3 6। फिर इस वाले में अपन 4 कर देंगे, तो 1 4 1, और फिर ये 1 4 6। फिर इस वाले में अपन 5 कर सकते हैं, तो अपन का आंसर आ जाएगा 1 5 1 से 1 5 6। फिर इस वाले में अपन 6 कर देंगे, 1 6 1, और खत्म होगा 1 6 6। कितने आउटकम्स हुए क्लास? 36। ये इंडिविजुअली ये वाले कितने आउटकम्स हुए? ये आउटकम्स हुए अपन के 36। तो 36 आउटकम्स कब आ रहे हैं? 36 आउटकम्स जब आ रहे हैं जब आपन ने पहली बार में सिर्फ 1 रखा है। अब पहली बार में 2 2 1 1 2। अब इसमें 2 करते, अब इसमें 1 था, इसमें 1 था, 1 2। लास्ट वाले को चेंज कर लो, 2 1। मतलब पहले दोनों कांस्टेंट है, पहले दोनों कांस्टेंट है, और लास्ट वाले को चेंज कर रहा हूं। 2 ये 3 2 1 4 2 1 5 2 1 6। अब 2 एज इट इज है, इस 1 की जगह 2, फिर से ये 1 2 2। समझ में आ रहा है? ये 2 हो गया, ये वाला 2। अब ये दोनों 2 2 पे चलेगा, 2 2 3 इसी तरीके से। अब ये 2 ये 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से 2 का पूरे के पूरे 36 आउटकम्स आएंगे। लास्ट वाला आउटकम क्या होगा क्लास? 2, ये 3 की जगह हो जाएगा 6, और ये 6। यहां होगा 2 6 1। ये 2 5 1 वाली, ये 2 4 1 वाली रो, तो ये भी 36 आउटकम्स। अगले में क्या होगा? इस 2 की बजाय अपन रख देंगे 3,
3,1,1 समझ में आ रहा है। तो ऐसे 36 के 6 सेट बनेंगे। तो 36 के 6 सेट बने, इसका मतलब टोटल मिलाकर 216 सेट बन गया अपन के। तो बात समझ में आई कि क्या कहानी है अपन की, बात सिंपल सी है। तो ये नोट कर लेते हैं अपन कि अगर ये, हालांकि बनाना नहीं पड़ेगा कभी, पर फिर भी मैंने आपको ऑल तो बता दिया है कि अगर 2 डाइस अपन थ्रो करते हैं तो कितने सैंपल स्पेस बन रहे हैं, 3 डाइस थ्रो करते हैं तो कितने बनते हैं, 4 करते हैं तो क्या होगा। तो इसका सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक भी अपन यूज कर सकते हैं, 6 की पावर 1 अगर एक डाई थ्रो करिए तो, अगर 2 डाई रोल करिए अपन ने तो 6 की पावर 2, अगर 3 करिए तो 6 की पावर 3, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं इसके सेकंड फिनोमेना के पास, जिसको अपन कहते हैं कॉइन। अभी बच्चों, तो अब अपन पढ़ने वाले हैं कॉइन की कहानी। तो कॉइन की कहानी यह है कि आपने पढ़ा हुआ कि अगर मैं एक कॉइन लेता हूं, 1 कॉइन, एक कॉइन लेता हूं, सिक्का लेता हूं, तो इसके 2 आउटकम्स होते हैं, तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसके सैंपल स्पेस। अगर मैं 2 कॉइन लेता हूं, है ना, बात को सुनना ध्यान से, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, तो 2 कॉइन अगर मैं टॉस करता हूं तो क्या क्या हो सकता है। सर पहले पे हेड, दूसरे पे भी हेड, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, और दोनों पे टेल। तो ये मेरे पॉसिबल आउटकम्स हुए, कितने, 4। अगर 3 कॉइन को करता हूं, है ना, अब देखो यहां से समस्या चालू हो जाती है। 3 कॉइन जब अपन बात करते हैं, 2 कॉइन तक तो जीवन सही चलता है, तीसरे कॉइन में दिक्कत आ जाती है। देखो मेरी कहने का बात, यहां पर कॉइन के कितने फेस हैं, 2, तो 2 की पावर भाई एक हेड और एक टेल। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे जब उस चीज की, किस चीज की, डाई की, तो डाई के फेस 6 थे। अगर एक डाई है तो 6 की पावर 1, 2 डाई है तो 6 की पावर 2। एक चीज और ध्यान रखना, अगर एक डाई को 2 बार फेंकूं या 2 डाइस को एक साथ फेंकूं, आउटकम सेम आते हैं। समझ में आई मेरी बात। अगर एक डाई को 2 बार फेंकता हूं या 2 डाइस को एक बार फेंकता हूं, बात बराबर है, आंसर सेम आता है। एक कॉइन को 2 बार फेंकता हूं या 2 कॉइन्स को एक बार फेंकता हूं, आंसर सेम आता है। ठीक है क्लास। हाँ, तो आओ यहां पर, तो फेस कितने होते हैं कॉइन के, तो अपन का आंसर है सर फेस होते हैं कॉइन के 2। तो 2 की पावर 1, अगर कॉइन 1 है तो आउटकम्स कितने, 2। यहां पर कॉइन कितने हैं, 2, तो 2 फेस, उसकी पावर 2, आंसर 4। अब कितने कॉइन फेंके जा रहे हैं, 3, तो कॉइन के फेस तो 2 ही हैं, 3 कॉइन हो गए, तो आउटकम्स कितने आने चाहिए, 8। अब कई बच्चे यहां पर गड़बड़ करते हैं, उनको आउटकम्स बनाना नहीं आता। वैसे मैं आपको ट्रिक बता दूं कि पहले पूरा मेथड फिर ट्रिक ही समझ लिया, इसमें मैथ्स में तो तुम्हें उतारना ही है। देखो यहां पे कितना लिखा हुआ है, 8, 8 का कर दो आप आधा, 4 हेड लिखो, 1 2 3 4, और फिर 4 टेल लिख दो, 1 2 3 4। क्लियर। अब 4 का आधा 2 हेड लिखो, 1 2, फिर 2 टेल, फिर से 2 हेड, और फिर से 2 टेल। अब 2 का आधा 1 हेड, 1 टेल, 1 हेड, 1 टेल, 1 हेड, 1 टेल, 1 हेड, 1 टेल। ये रहे आपके सैंपल स्पेस H H H। इट इज पॉसिबल के तीनों पर हेड आए, हो सकता है 2 पर हेड आए और तीसरे वाले पर टेल आए, हो सकता है पहले पर हेड आए, दूसरे पर टेल, तीसरे पर हेड, हो सकता है पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर भी टेल, हो सकता है पहले पे ही टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आए, तीसरे पे भी हेड आए, हो सकता है पहले पे और आखिरी वाले पे टेल, बीच वाले पे हेड, हो सकता है दोनों पे टेल, लास्ट वाले पे हेड, और हो सकता है ये तीनों पर टेल है। अब अपन एक्चुअल में ऐसे बनाते थे ना, तो मैं तो भूल जाता था, हालांकि बहुत बाद में जाकर जब 12th के पेपर आने वाले थे तब तक सब याद हो गया था। बट ऑल दो अपन को अभी से याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसमें आप ये बताओ कि अगर ये सैंपल स्पेस उतार लो, अब ये बताओ मेरे को इसमें कि अगर अपन 4 कॉइन को थ्रो करते हैं, है ना, 4 कॉइन, अभी तक कितने थे, 3 कॉइन, अगर मैं 4 कॉइन को थ्रो करता हूं, 4 कॉइन, या एक कॉइन को 4 बार करता हूं, तो कॉइन के फेस कितने हैं, 2, उसकी पावर कितनी आएगी, 4, तो आंसर है 16। अब 16 का आधा कितना, ये सैंपल स्पेस, 16 का आधा कितना, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हेड, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, काफी नीचे तक मामला चला गया, खैर कोई नहीं। अब ये 8 हेड, अब 8 का आधा 4, 1 2 3 4 हेड, फिर टेल 4, 1 2 3 4, फिर 4 हेड, 1 2 3 4, फिर 4 टेल। अब 4 का आधा 2, 1 2, फिर 2 टेल, फिर 2 हेड, फिर 2 टेल, फिर 2 हेड, फिर 2 टेल, फिर 2 हेड, और फिर 2 टेल।
एक हेड एक टेल, 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 एक हेड एक टेल। ये आउटकम बोला। आया मजा? करते रहना, खेलते रहना इससे। तो ये अपन के पॉसिबल आउटकम्स की ट्रिक है। तो किसी भी जगह पर अगर अपन कॉइन वगैरह में सैंपल स्पेस निकालने हो तो जो जितने फेस होते हैं, 2 फेस है तो 2 की पावर जितने कॉइन है। अगर डाइस फेंक रहे हो तो डाइस के फेस है 6, तो 6 की पावर जितनी डाइस फेंक रहे हो आप। तो ये पॉसिबल आउटकम्स निकालने की कहानी होती है। अच्छा एक चीज और बता दूं इसमें, जैसे कि अगर आपने डाई फेंकी और ये आंसर आ रहे हैं आपके, ठीक है ना, दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं, इसको कहते हैं ड्यूप्लेट। ये सब याद रखना, अभी काम आता रहेगा। ये सब क्या कहलाते हैं? ड्यूप्लेट। और अगर ये ट्रिपलेट कहलाते हैं, एच 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 आ जाए, आया था ना अभी एच 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 या टी टी टी, तो ये ट्रिपलेट कहलाते हैं। इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके 4 पॉइंट की कहानी हो गई। तो 2 पॉइंट के आउटकम्स कितने होते हैं? 2 पॉइंट के आउटकम्स होते हैं 8। 3 पॉइंट के कितने होते हैं? नहीं, 2 पॉइंट के होते हैं 4, 3 पॉइंट के आउटकम्स कितने होते हैं? 8, है ना। इस तरीके से गाड़ी चलेगी। और कोई दिक्कत आए तो बता देना, ऐसे कुछ खास समस्या आती नहीं है। अब आ जाओ अपन बात करते हैं कार्ड्स पे। जो कार्ड बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, 52 पत्ते होते हैं ताश के, जिसमें ब्लैक 26 होते हैं और 26 ही रेड होते हैं। अब रेड को फिर से 2 पार्ट में बांटा गया। 13 तो हर्ट होते हैं और फिर से 13 जो हैं वो डायमंड होते हैं। स्पेलिंग देख लेना यार। अब हर्ट क्या होता है? दिल। दिल कैसा होता है? लाल। डायमंड, ठीक है ना, हिंदी में ईंट, और क्या ईंट कहते हैं ना डायमंड को? हाँ, पता नहीं यार, मैं ताश खेलता नहीं हूँ। ये तो ईंट कहलाती है और शायद पान कहलाता है। हाँ, ये हर्ट पान कहलाता है और ये ईंट कहलाती है। इन दोनों के भी 13-13 पत्ते होते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक। ब्लैक में 13 पत्ते जो होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, वो स्पैड के होते हैं, और जो 13 होते हैं वो क्लब होते हैं। चिड़ी और हुकुम, पता है ना चिड़ी क्या होता है, हुकुम क्या होता है, वो होते हैं। अब इनमें 13-13 में भी डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि ये जो है 1 2 3 4, दुग्गी तिग्गी कहते हैं ना, और ऐसे करते करते तक 10 तक आ जाता है। उसके अलावा 11 को जैक कहते हैं, 12 को क्यूइंग कहते हैं, और 13 को अपन कहते हैं किंग। कितने पत्ते हो गए? 13। और ये जो 1 होता है ना, इसको एस कहते हैं, इक्का। कहते हैं हुकुम का इक्का मेरा है, वही हुकुम मेरा इक्का है। इसी प्रकार से, अच्छा, ये जो लास्ट के 3 होते हैं ना, इनको फेस कार्ड कहते हैं। फेस कार्ड, इनमें चेहरा होता है, ठीक है। इसी तरीके से क्लब में होता है 1 2 3 से लेकर 10 तक। तो इसमें जैक हो गया, क्वीन हो गई रानी, और फिर किंग, ठीक है। ऐसे इसमें तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12। फेस कार्ड एक में 3, तो ब्लैक फेस कार्ड कितने हो गए अपन के? 6, और रेड फेस कार्ड कितने हो गए? वो भी 6 हो गए। तो टोटल फेस कार्ड कितने हुए अपन के? वो भी अपन का आंसर आ गया। बात समझ में आई नहीं आई? चलो, तो ये आपकी बेसिक नॉलेज थी जो मेरे को पढ़ाने से पहले आप लोगों को बतानी थी। तो आप लोग मेरे ख्याल से सारी चीजों को समझ चुके हैं। अपन प्रोबेबिलिटी के ऊपर बढ़ते हैं। तो उम्मीद है अब तक मामला आपका सही चल रहा होगा। अब प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यह प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट मतलब कोई भी काम के होने की संभावना। कि भैया प्रोबेबिलिटी का मतलब कोई ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं पास हो जाऊंगा, इस चीज की कितनी संभावनाएं हैं, मैं पास हो पाऊंगा, इस चीज की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब अकरेंस ऑफ एनी इवेंट, किसी इवेंट के होने को अपन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। देखो बात सुनो, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो होती है भाई, वो 0 मतलब अगर मैं बात करूं 1 के बराबर या छोटी, और 0 के बराबर या उससे बड़ी होती है प्रोबेबिलिटी। मतलब कोई भी चीज की संभावना 0 और 1 के बीच में है। 1 का मतलब 100%, इस 1 का मतलब होता है 100%। और अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 आई है तो उसको कहते हैं श्योर इवेंट। श्योर का मतलब समझ रहे हो कि ये पक्का होगा ही होगा, श्योर है। और अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 आ गई तुम्हारी तो उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इवेंट मतलब किसी काम का होना, इम्पॉसिबल का मतलब असंभव, ये इवेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, 0 आ गया तो। और 1 का मतलब श्योर है, तो 0 का मतलब 0% होना,
और 1 का मतलब 100% होना। किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। ऐसा नहीं होता किसी चीज की प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 5, 10, 0.5, हाँ सॉरी 0.5 हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकती, 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी आती है। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी तुम्हारे। बेसिक प्रोबेबिलिटी, अच्छा बेसिक प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला भी होता है। प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है उसमें, ठीक है, प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये नोट कर लो, बेसिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। बेसिक प्रोबेबिलिटी का यही फॉर्मूला होता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का डिवाइड दिया जाता है, सॉरी नंबर ऑफ आउटकम्स का डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में। तो टोटल आउटकम्स वो होते हैं जो कि सैंपल स्पेस होता है कि क्या क्या आ सकते हैं, और उनमें से जो एग्जैक्टली आंसर आ रहा है वो अपन के नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं। तो बात समझ में आ गई कि अपन की बेसिक प्रोबेबिलिटी यहां से शुरू होती है। अब बेसिक प्रोबेबिलिटी के आधारित मैं आपको 2-3 एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। इस सबको उतार लो, ये सब थ्योरी में उतरना होना चाहिए तुम्हारे कॉपी में, जो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। अब जैसे मैंने कोई डाइस फेंकी, ठीक है ना, अ डाइस इज थ्रोन, a die is thrown to find the probability of occurrence of even number, occurrence of even number, ठीक है, on both side, on even number on both side। दो डाइस थ्रो करिए, तो अपन को पता करना है कि दो डाइस जब थ्रो हुई है तो दोनों फेस पर, दोनों साइड इवन नंबर आ जाए, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो इवन नंबर से पहले अपन को प्रोबेबिलिटी का कंडीशन बनाना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इधर सैंपल स्पेस 1,1, 1,2, 1,3, क्या कह रहा है, इवन नंबर आना चाहिए दोनों साइड। अब ये बताओ दोनों साइड मतलब ये भी इवन होना चाहिए, ये भी इवन होना चाहिए। अगर पहली डाइस में 1 आता है तो क्या पहली रो का कोई भी एलिमेंट अपन लेने की स्थिति में है? नहीं, क्योंकि ये तो ऑड ही है। हाँ, दूसरी लाइन जब आएगी तो 2,1 ये इवन है पर ये ऑड है, 2,2 ये लिया जा सकता है, फिर से 2,3 नहीं लिया जाएगा, 2,4 यस सर, 2,5 नहीं, 2,6 यस सर। अब तीसरी वाली पूरी रो काउंटिंग में आएगी क्या? नहीं, क्योंकि पहला नंबर ही 3 सब ऑड, ये भी ऑड। फिर दूसरी वाली रो 4,1 ये काउंटिंग में आ सकती है, मगर 4 और ये ऑड हो गया, पर 4,2 आ सकता है, 4,3 नहीं आएगा, 4,4 आ सकता है, 4,5 नहीं आएगा, 4,6 आ सकता है, 1, 2, 5 वाली पूरी रो आएगी क्या? नहीं आ सकती। 6,1 वाली वही 6,2 आएगा, 6,4 आ सकता है और 6,6 आ सकता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल मिलाकर प्रोबेबिलिटी अपन का आंसर नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ रहे हैं? तो सर नंबर ऑफ आउटकम्स इसमें आएंगे 9 इवन नंबर है दोनों साइड, और टोटल कितने हैं? सैंपल स्पेस कितने का बना था? 36 का, 1/4 या आप बोल सकते हो 0.25। एक चौथाई प्रोबेबिलिटी है इस काम के होने की कि मैं एक डाई को 2 बार फेंकता हूं या 2 डाई को एक साथ फेंकता हूं तो दोनों ही इवन नंबर आए। तो दोनों इवन नंबर आएंगे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी अपन की हो गई 0.25 यानी कि 1/4, एक चौथाई प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। चलो तो बेसिक है, सारे क्वेश्चन थे अपने पास। इन सारे क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, ना ही ये बोर्ड पे आते हैं, मैं तो तुमको इसलिए करवा रहा हूं ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें मैं आपको इसी क्वेश्चन पर आधारित, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन और करवा रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि 2 डाइस इज थ्रोन, है ना, द नंबर ऑन फर्स्ट डाई इज लेस देन सेकंड नंबर ऑन डाई। 2 डाई फेंकी तो जो पहली डाई पे जो आंसर आए, जो पहली डाई पे जो नंबर आए वो दूसरी डाई के नंबर से छोटा होना चाहिए। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो जरा मैं आपको फटाफट सैंपल स्पेस बनाना सीखो, सारे बनाने की जरूरत नहीं है। देखो पहली डाई पे जो नंबर हो, यानी कि जो पहले मैं लिखूंगा वो पहली डाई का होगा।
1 आया, 1,1 लिख नहीं सकते क्योंकि दोनों बराबर है। 1,2 लिख सकते हो, यस सर। 1,3, यस सर, देखो 3 से छोटा है ना एक। 1,4, यस सर। 1,5, यस सर। 1,6, यस। अब ये बताओ कि जब मैंने 2 लिखा तो कॉमा 1 लगा सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि फिर वो उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये सेकंड डाई में 1 आया है, पहली डाई में 2 आया है, तो पहली डाई बड़ी हो गई, जो कि संभव नहीं है। तो 2,2 भी लिख सकता हूं क्या? नहीं, सीधा पहला मेरा आउटकम क्या आएगा? 2,3, फिर 2,4, 2,5, 2,6। क्लियर? ये वाली बाद वाली वैल्यूज बड़ी है, पहले वाली छोटी है। अब 3,1 नहीं ले सकते, 3,2 नहीं ले सकते, 3,3 नहीं ले सकते, 3,4, 3,5, 3,6, फिर 4,5 और 4,6, और फिर 5,6, और 6 वाला तो कोई आएगा ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ अकरेंस 15, टोटल कितने थे? 36, टोटल 36 है ना। तो 15/36 इसकी प्रोबेबिलिटी है। काट पीट के आंसर और क्लियर निकल जाएगा तुम्हारा। बात समझ में आएगी? इस तरीके के बेसिक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन ये था कि 2 डाई को आपने एक साथ फेंका, तो पहली डाई में जो आउटकम्स आएगा वो दूसरी डाई के आउटकम से कम होना चाहिए। तो उस चीज की प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने अभी निकाली है। ठीक, हटाए इसको। चलिए अब एक और क्वेश्चन बता रहा हूं तुमको, वो सुनो क्या है। Three coins are tossed. 3 कॉइन को टॉस किया गया, ठीक है। Had occurred on 2 coins. इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ कि 2 कॉइन पर हेड आ ही है। तो 3 कॉइन है, बना लो। एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, याद है? अभी समझाया था तुमको मैंने। टी टी एच, 1 2 3 4 5। हाँ, तो अपन को तो सिर्फ ये पता करना है कि हेड कितने पर आ रहे हैं। हेड 1 2 3, एक इवेंट तो ये होगा। एक टी बीच में आ जाएगा, एक टी पहले, टी लास्ट में, टी बीच में, टी इधर, और एक इसमें भी तो 2 हेड आ रहे हैं तीनों वाले में। इसके अलावा कोई और संभावना है क्या? नहीं। तो आउटकम्स कितने? 4, और टोटल कितने आएंगे? अगर मैं 3 कॉइन को टॉस करूंगा तो 3 की पावर 2 की पावर 3 8। आंसर, अगर मैं 3 कॉइन को फेंकता हूं तो 2 कॉइन्स पर हेड आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी का ये वाला फॉर्मूला आपके काम आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन पढ़ते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरफ, जो कि अब एक्चुअल में आपका स्टैंडर्ड स्टार्ट होगा। अभी तक बेसिक टेक्नोमेट्री बेसिक प्रोबेबिलिटी थी। बेसिक प्रोबेबिलिटी आप लोगों को आ चुकी है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ाता हूं और अपन चलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरफ। यू नो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? आपको पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब कि कोई एक इवेंट हो रहा है जब ये वाली कंडीशन हो चुकी होगी। जब कोई पर्टिकुलर एक कंडीशन हो चुकी हो तब प्रोबेबिलिटी निकालना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कह जाता है। आओ देखो, फर्स्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अपन बात करते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक फॉर्मूला होता है, P A by B। या A by B से पहले चलो मैं आपको एक चीज बताता हूं, A यूनियन B। ये जानते हो क्या पाई का सिंबल होता है? मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल खत्म कहानी है तुम्हारी, है ना। बिल्कुल, ये सिंबल होता है यूनियन का। यूनियन का मतलब एक तरीके से एडिशन, एक तरीके से एग्जैक्टली एडिशन, A और B का यूनियन। इसका फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये सिंबल होता है इंटरसेक्शन का, ठीक है ना। अच्छा, ये इंटरसेक्शन मतलब, ये इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन टर्म्स है वो इंटरसेक्शन में आती है, जो इंटरसेक्ट कर रही है वो इंटरसेक्शन में आ रही है। देखो आप लोगों ने वेन डायग्राम पढ़ा होगा 11th क्लास में, आई थिंक। ये सेट A है, ये सेट B है, A B C D E F G। अगर मैं बात करूं कि A में क्या क्या है, सेट A बताओ, तो ये देखो A को देखो आप गौर से, A को गौर से देखो। A में C D और E। अगर मेरे से कोई पूछेगा B में क्या क्या है, तो B में देखो F E G। अगर कोई मेरे से पूछता है A यूनियन B कितना है, तो बोल दो C D E F G। कोई पूछता है A इंटरसेक्शन B कितना है, मतलब कॉमन चीज कौन सी है जो दोनों में आ रही है, E दोनों में आ रहा है।
बात समझ में आई क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पे जो मतलब अकरेंस देखी जा रही है कि ये ई जो है वो दोनों में आ रहा है, ये कॉमन टर्म है। अब जरा इनकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ये कितने हैं, कितने 1 2 3, इसके आंसर कितना है 1 2 3, टोटल कितने में से 1 2 3 4 5, तो ये इसका आंसर कितना है वही 3, इसका 5/5 यूनियन, और इसका कितना आ गया आपका 1/5। बात समझ आई आपको क्या कह रहा हूं मैं? यहां पर आप किस तरीके से इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब कि ए इवेंट जब हो रहा होगा तो उसकी कहानी क्या होगी, तो इन सब चीजों को आप यहां पर रख के आंसर निकाल सकते हो। 11th क्लास का बेसिक टॉपिक है, इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखोगे, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अभी नहीं आई है, ये बेसिक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी के लिए कि ए यूनियन बी क्या होता है। तो ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी और माइनस करेंगे जो कॉमन टर्म है, जो कॉमन चीज है उसको माइनस कर दो, उसको हटा दो अपन अपने इंटरसेक्शन में से, अपने यूनियन में से अपन उसको हटा दो। अब आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये क्या था, ये प्रोबेबिलिटी का एक यूनियन का फॉर्मूला था बेसिक, इसको उतारना सभी कहां कहां आएगा अभी सब पता पड़ जाएगा तुम्हें। चलते चलो बस साथ में पढ़ते चलो, देखते चलो, नोट करते चलो। अब इस बेसिक फॉर्मूले का भी कोई काम नहीं अपने यहाँ पर, इनको भी टाटा बाय बाय करो, जाओ भैया, बाद में कभी काम आओगे तो अपन बुला लेंगे तुमको वापस। अब आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वो फॉर्मूला जिस पर सारी कहानी डिपेंडेंट है। क्या कहते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, ए अपॉन बी मत बोलना, मतलब बोल सकते हो पर शुद्ध नहीं है, ए बाई बी बोलते हैं, ये बाई का साइन है। इसका फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्शन पी अपॉन पी बी, जो नीचे होता है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आती है और इंटरसेक्शन इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आता है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब क्या है वो सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी डन या अकर्ड। बी इवेंट हो चुका हो उस कंडीशन में ए इवेंट होने की क्या संभावना है। बात समझ में आ रही, कंडीशन दे दी। अभी तक क्या पूछा जा रहा था कि ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या, अब क्या पूछा जा रहा है कि अगर ये इवेंट हो गया है, अगर ऐसा हो गया है तो इसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो बताइए। इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की स्टोरी। तो कंडीशन के साथ प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि व्हेन दिस ऑलरेडी अकर्ड, इसको अपन जब वैसे वाले क्वेश्चन है ना लैंग्वेज वाले, तो अपन इनको निकाल सकते हैं आराम से पास्ट टेंस देखकर। लैंग्वेज में पास्ट टेंस देखो, हेड कहां लगा हुआ है, ईडी कहां लगा हुआ है, जहां ईडी लगाया हेड लगाया, मतलब वो इवेंट ऑलरेडी डन हो चुका है, तो वो बी हो गया। जो निकालने के लिए बोल रहा है वो अपन का ए हो गया। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन फंस जाते हैं, उनको यहां से निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन एन इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर्ड, इसका फॉर्मूला होता है पी ए बाई बी का पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब इसके लिए मैं आपको देखो एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। बहुत सिंपल बेसिक से क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, बेसिक बिल्कुल जीरो से क्वेश्चन करवा रहा हूं, किसी को मैं मान के चल रहा हूं कुछ नहीं आता, इधर मान के क्या चल रहा है, वास्तव में सच्ची कह रहे हो आप, ठीक है। पी ई इंटरसेक्शन एफ, ए इंटरसेक्शन इसको अपन बोलते हैं 0.2। क्वेश्चन में दे रखा है कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6, एफ इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और इन दोनों का इंटरसेक्शन है 0.2। तो अपन को पी ए बाई बी निकालना है। तो सिंपल पी ए बाई बी सॉरी ई बाई एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, क्योंकि एफ नीचे है यहां पर, तो इसका इंटरसेक्शन है 0.2 और एफ है 0.3, पॉइंट से पॉइंट करके आंसर 2/3। और इसी क्वेश्चन में वो उल्टा पूछता अपन से पी एफ अपॉन ई, तब भी इंटरसेक्शन तो यही दोनों का आता भाई, तब आप भले ही ऐसे लिखते हैं पर बात तो बराबर है ना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन इवेंट, जो इन दोनों में कॉमन हो रहा हो। इसका आंसर भी वही है 0.2 ऊपर वाले का, और अब ये वाले कहानी की बजाय ये वाली कहानी आ जाएगी 0.6, 0.2 अपॉन 0.6, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी है, 2/3 इसकी प्रोबेबिलिटी। तो बात समझ आ गई, बेसिक क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्या मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे अपन नई नई चीजों के ऊपर चलते हैं। देखो एक इवेंट है ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.8, एक इवेंट है अपन का बी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5, और फिर आता है पी बी इंटरसेक्शन ए, और बी इंटरसेक्शन ए अपन को निकालना है, ठीक है। बी ए इंटरसेक्शन बी अपन को
निकालना है। और क्या क्या निकालना है? पी बी ए यूनियन बी, और क्या निकालना है? पी ए बाई बी। और साथ ही साथ अपन को एक चीज और गिवन है, पी बी बाई ए, पी बी बाई ए, पी बी बाई ए अपन को गिवन है 0.4। ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में, ठीक है। देख लो कैसे करना। बहुत सिंपल दीजिए, 3 चीज निकालनी है। देखो जो अपन को गिवन है पी ए पी बी और ये इसी जो गिवन है ना, इसी का फॉर्मूला लगा लो। ऐसे तो करते हैं ना अपन, पी बी इंटरसेक्शन ए, इसका फॉर्मूला क्या है? अब हम लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए बात बराबर है अपॉन पी ए। क्या ये आपको निकालना है? यस सर। इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पी बी इंटरसेक्शन ए डॉट पी ए इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू है 0.4 और पी ए की वैल्यू 0.8। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया? 0.32। पी ए इंटरसेक्शन बी मिल गया, पहला आंसर आ गया। जब बी इंटरसेक्शन ए की बात है, ये निकाल सकते हैं क्या? हाँ, इस फॉर्मूले का यूज करके। काम क्या? वो जो वहां फॉर्मूला लिखा था मैंने अभी, पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है अपन के पास? पी ए है 0.8 प्लस पी बी कितना है? पी बी है 0.5 माइनस ये कितना है? 0.32, 0.98। 1 से छोटा है, चलेगा। अच्छा, ये कैसे निकालें? पी ए बाई बी। पी ए बाई बी का मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आया हुआ है तुम्हारा? 0.32 और पी बी कितना आया हुआ है? 0.5। 32/50, ये भी 1 से छोटा आएगा आंसर। और 2 से काट लेना, समझ गए? ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड में आ चुका है। राजस्थान बोर्ड में सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं कई बार, मगर कई बार नहीं भी आते हैं, तो उतारो इनको फटाफट। अब मैं तुमको कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूँ, ताकि तुम्हारे कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो तो वो प्रॉब्लम ये सॉल्व हो। ठीक है, चलो देखो, सबसे बड़ी समस्या होती है कि वर्ड वाली जो प्रॉब्लम है, वर्ड्स, वो अपन कैसे सॉल्व करें। तो आओ उन क्वेश्चन को करके देखते हैं। अजी प्यारे बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि अब आप को लैंग्वेज क्वेश्चन दिए हुए, वर्ड्स के क्वेश्चन है। यहां सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, तो हमको 2-3 क्वेश्चन लेकर सिखाता हूँ कि कैसे वर्ड की प्रॉब्लम से इवेंट बनाते हैं। सबसे मेजर प्रॉब्लम है, तो सभी बच्चे बहुत बहुत ध्यान से सुना। अभी बात क्या लिखा हुआ है कि 2 पॉइंट को टॉस किया गया, 2 पॉइंट को टॉस किया गया। अभी देखो, सबसे पहले 3 कैटेगरी है प्रोबेबिलिटी की, बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहली प्रोबेबिलिटी में आपको ई गिवन होता है, नंबर में ई गिवन होता है, जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में था। और एफ गिवन होता है, इंटरसेक्शन और यूनियन निकालने होते हैं या उसी में थोड़ा बहुत उलटफेर होता है, पहली वैरायटी। दूसरी वैरायटी क्या है कि आपको ई और एफ गिवन है, बट नंबर की फॉर्म में गिवन नहीं है, वर्ड की प्रॉब्लम के साथ गिवन है। तीसरी, जो आज ही करवाऊंगा इसके बाद वाला क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम गिवन है और ई और एफ आप ही को निकालने हैं, वहां से कार्यक्रम चालू हो जाता है। अच्छा वाला, इस वाले में देखो ई गिवन है और एफ गिवन है, बट नंबर गिवन नहीं कि 1 है कि 2 है कि 1/2 है 5 है, क्या है। 2 पॉइंट टॉस करें तो सबसे पहले तो मैं एक सैंपल स्पेस बना लेता हूं 2 पॉइंट टॉस करने का। सर हेड आएगा, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आएगा और टेल टेल आएगा। क्लियर, ये इसका सैंपल स्पेस। अब पहले अपन सॉल्यूशन करेंगे पहले वाले पार्ट। ई इवेंटेड टेल अपीयर्स ऑन 1 पॉइंट और एफ इवेंटेड 1 पॉइंट शो हेड। बात समझ में आई? तो सबसे पहले मैं ई इवेंट को लिख रहा हूं दोबारा, कर लीजिए। टेल appears on 1 point। क्लियर प्लस एफ क्या है, इसको एफ को यहां लिखता हूं। एफ क्या है? 1 कॉइन शोज हेड, एक कॉइन हेड शो करें। ठीक है, अब मैं इसका सैंपल स्पेस में से आंसर ढूंढता हूं। एक कॉइन पे टेल आना चाहिए, टेल अपीयर ऑन 1 पॉइंट। इस सैंपल स्पेस में देखो, इसमें तो दोनों में हेड है और इसमें दोनों में टेल है, तो अपन के लिए ये बीच वाले दोनों काम के हैं कि इसमें एक में टेल है एक में टेल है। तो मेरे आंसर हेड टेल और टेल हेड वाले हो गए। तो टेल अपीयर्स ऑन 1 पॉइंट, तो देखो इस 2 में से एक पॉइंट पे टेल अपीयर हो रहा है, सही है ना? ठीक है, तो ये अपन का नंबर बन गया। अब एफ इवेंट 1 पॉइंट शो हेड, एक पॉइंट हेड शो करे, एक ही पॉइंट है ना। तो एक पॉइंट में ये आ रहा है हेड टेल हेड आ रहा है, और दूसरे में ये आ रहा है टेल हेड।
कि सर पहला वाला ले क्या, पहले वाले में तो दोनों में आ रहा है, ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, ठीक है। तो 1 कॉइन शो, अगर ये लिखा होता एट लीस्ट 1 कॉइन शो तो मैं वो दोनों वाले को भी ले सकता था, क्योंकि तब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एटलीस्ट कम से कम एक हेड हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है, बट यहां पर वो कोई लैंग्वेज का हेरफेर नहीं है। अब तीसरी स्टेप मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, अभी तो इवेंट निकला है, अब मैं इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, मतलब आगे लगा दिया मैंने टी। ये कितने हैं क्लास, एक इवेंट दूसरा इवेंट, दो इवेंट हो रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 4। अभी बात समझ में आई, 1/2। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज 1/2। ये क्या निकला था, ये मैंने इवेंट लैंग्वेज में लिखा, ये मैंने इवेंट सैंपल स्पेस में से लिखा, और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी बनाई। प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला था जो यहां लिखा था उसी से मैंने बनाया था। नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने आउटकम्स दिख रहे हैं तुमको, 2, कितने में से, 4 में से, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हुई। नाउ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एफ, कितने, 2, कितने में से, 4 में से, प्रोबेबिलिटी 1/2। अच्छा, अब अपन को निकालना जो था वो निकालना था पी ई बाई एफ, तो अपन को इंटरसेक्शन भी चाहिए, तो मैं बात करता हूं कि इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, ई इवेंट में से और एफ इवेंट में से कॉमन क्या है, एच टी टी एच, तो ये दोनों ही चीज दोनों में आ रही है, तो कॉमन हो गया एच टी और टी एच। बात समझ में आ गई। प्रोबेबिलिटी निकालें इसकी, पी ई इंटरसेक्शन एफ, कितने आउटकम्स हैं सर, 2, कितने में से, 4 में से, प्रोबेबिलिटी 1/2। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालिए ई बाई एफ, मतलब ई इवेंट का होना जब एफ हो चुका हो, बात को बहुत बारीकी से समझो, ई इवेंट का होना जब एफ हो चुका हो, एफ क्या था, 1 कॉइन शो हेड, एक कॉइन हेड शो करे तब टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, ठीक है। तो ये मैं पहले आपको मैथमेटिकली बताता हूं, उसके बाद आप इसको लॉजिक से समझते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, तो इंटरसेक्शन एफ कितना अपन का 1/2 और एफ कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/2, आंसर कितना 1। तो सर जो आप कह रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी 100% है, मतलब होगा ही होगा, श्योर इवेंट है। आओ लॉजिक से समझते हैं। कैसे लॉजिक सर, मैंने क्या कहा था कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ई इवेंट का होना, ई का होना हिंदी में लिख रहा हूं, तुम मत लिख देना, जब एफ हो चुका हो, तो एफ क्या है, 1 कॉइन शो हेड, दो में से 2 सिक्के मैंने उछाले, 2 में से एक सिक्का हेड शो कर रहा है, ऐसी प्रोबेबिलिटी इसमें से देखो, एक सिक्का हेड शो कर रहा है, क्या लिखा हुआ है देखो, 1 कॉइन शो हेड। ये इवेंट जब होगा उसके बाद इसके होने की प्रोबेबिलिटी, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, सॉरी ये वाला नहीं आएगा इसमें, ये वाला नहीं आएगा, 1 कॉइन शो हेड, तो एक कॉइन ने हेड शो किया, वो ये रहा। जब ये हो गया होगा, मतलब अब ये 2 को तो हटा ही दो, अब इन 2 में से टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन से दोनों पे हो रहे हैं, तो दोनों इवेंट साथ हो रहे हैं, मतलब जो आप कह रहे हो वो 100% होगा ही होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन ने किया। अब अपन बात करते हैं सेकंड सॉल्यूशन। तो सेकंड वाले में भी ऐसे ही, पहले ई को बनाना है, फिर ई को बनाने के बाद अपन ने उसकी सैंपल स्पेस में वैल्यू लिखनी है, उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है। तो आओ सेकंड वाला क्या है, नो टेल अपीयर, तो अरे अपन दोबारा सैंपल स्पेस बना लेते हैं इसका। सैंपल स्पेस था हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब नो टेल अपीयर, तो सॉल्यूशन नंबर 2 ई इवेंट है नो टेल अपीयर, तो नो टेल अपीयर बताओ, एक भी टेल अपीयर ना हो, कितना इवेंट है ऐसा, नो टेल अपीयर, टेल ही अपीयर ना हो, तो ऐसा एक इवेंट है एच कॉमा एच। बात समझ में आ रही है कि अगर टेल ही अपीयर ना हो तो एक इवेंट रह गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, एक इवेंट 4 में से, प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। अब अपन इसके सेकंड स्टेप पे चलते हैं। एफ, एफ प्रोबेबिलिटी किस चीज की है, नो हेड अपीयर, नो हेड अपीयर। अब नो हेड अपीयर की कंडीशन बताओ, ये रहा, ये आंसर आएगा अपन का टेल कॉमा टेल। इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो सर, एक आउटकम 4 में से 1/4। अब आप ले लो इंटरसेक्शन।
अब ध्यान देना यहाँ पे, है ना, ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें से और इसमें से कॉमन बताओ। तो कॉमन क्या, दोनों में एक एक टर्म है, दोनों अलग अलग है, तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं। जब कॉमन कुछ नहीं होता तो आप लिखते उसको फाइव, क्या लिखते हैं, फाइव। और फाइव का मतलब खाली चले, तो फाइव की प्रोबेबिलिटी होती है क्लास जीरो, फाइव की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, जीरो। तो अब जो आप लोगों को क्वेश्चन में निकालना था ई बाई एफ, उसमें फॉर्मूला है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ये कितना आ रहा है, जीरो, ये कितना आ रहा है, 1/4, आंसर जीरो। मतलब सर जो आप कह रहे हो उस चीज इम्पॉसिबल इवेंट है कि मैं दो कॉइन को टॉस करूं और ना तो कोई टेल आए और ना कोई हेड आए। बट अपन इसको लॉजिक से नहीं किया, अपन इसको मैथ से किया। लॉजिक से करते तो मैथ नहीं लगा पाते, ठीक है, लॉजिक लगाना है बट इन बिटवीन अपने दिमाग में लगाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉजिक से करवा, समझ में आया? तो इस पूरे को अपन करते हैं अगला सवाल। इसका अभी प्यारे बच्चों देखो, अब मैंने आपको बोला था ना तीन कैटेगरी में इसके सवाल है। पहली कैटेगरी क्या थी कि आपको ई और एफ गिवन होगा, इंटरसेक्शन गिवन होगा, इसी में तोड़ वोड़ के क्वेश्चन बनेगा। वो वाले क्वेश्चन अब आना बंद हो गए हैं, थोड़े बड़े आते हैं। बड़े में पहली वैरायटी ये आएगी आपकी कि मैंने जो पिछला वाला क्वेश्चन करवाया था कि क्वेश्चन में आपको ई गिवन होगा, एफ गिवन होगा और आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, पी ऑफ ई एंड पी ऑफ एफ, और उसका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी और फॉर्मूला लगा के अंदर के। बहुत बढ़िया। अब अपन करते हैं एक्चुअल क्वेश्चन जो कि आते हैं, अभी तक वाले भी आते हैं पर ये अब थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा। क्या है, ए ब्लैक एंड रेड डाई इज रोल्ड। देखो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर पहले ब्लैक लिखा हुआ है ना तो पहले ब्लैक डाई और उसके बाद रेड। तो अगर अपन पहली वाली डाई को रेड मानेंगे तो सॉरी तो गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को पहले वाली डाई को मानना है ब्लैक और दूसरी वाली डाई को मानना है रेड। जब अपन इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे तो ये जो लिखेंगे तो ये ब्लैक डाई का है और ये रेड डाई का है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए ब्लैक डाई एंड अ रेड डाई इज रोल्ड, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, find a conditional probability of obtaining sum greater than 9 given that black die resulted in a fight। तो देखो इसमें ये नहीं पता कि E क्या है और F क्या है। तो सबसे पहले अपन सॉल्यूशन A करते हैं और E और F का पता करते हैं। तो E क्या है, देखो जो क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि ऑब्टेन करो, ऑब्टेनिंग, वो E होगा, ठीक है। जो ऑब्टेन करना है, जो फाइंड करना है वो E होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला ना आपको PE बाई F, तो ये इवेंट कब होगा, जब ये हो चुका होगा तो ये आपको गिवन होगा कि भैया अगर ये हो गया है, गिवन यानी कि ये हो चुका है, तो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, ठीक है। तो ये हो चुका है, ये पता करना है। तो ये क्वेश्चन ही कहेगा कि साहब ये पता लगाओ। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से पढ़ो तो फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग। तो जो ऑब्टेन करना है वो क्या है, सम ग्रेटर देन 9, ठीक है। तो सम जो ग्रेटर देन 9 हो। सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, 1, 1, 1, 2, 1, 3 ये सैंपल स्पेस है, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 टाइम मिल जाएगा। फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 6 ये सैंपल स्पेस। अब यहां से सैंपल स्पेस थोड़ी देर बाद हटा दूंगा, मैं सिर्फ इवेंट लिखने के लिए इसको कर रहा हूं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं साहब ई क्या है। तो ई है सम ग्रेटर देन 9। तो पिछले वाले उसकी तरह करते हैं, सम ग्रेटर देन 9। अब इसकी वैल्यू लिखो, अपन को वो लिखना है जिनका सम ग्रेटर देन 9 हो। देखो आप पहली पूरी रो में चल लो, ग्रेटर देन 9 आ ही नहीं पाएगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या है, 1 + 6 7 आ रहा है, ग्रेटर देन 9 9 भी नहीं चाहिए इसको। सेकंड वाली पूरी रो खेल लो आप, 2 + 6 8 आ रहा है। तीसरी वाली पूरी रो खेल लो, ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, 3, 6 यानी कि 9। और आप लोग ग्रेटर देन 9 चाहिए, तो गाड़ी आपकी स्टार्ट होगी यहां से और ये आंसर आएगा। क्योंकि अगर आप इससे पहले वाला इवेंट देखोगे तो 4, 5 ये भी ऐड हो गया, 9 आ रहा है, 9 से बड़ा नहीं आ रहा है। तो पहला आपका सैंपल स्पेस में आंसर क्या आएगा, 4, 6। उसके बाद क्या आएगा, 5, 5। इस वाले में 5, 5 और 5, 6 इन दोनों को सम करो तो 10 आ रहा है, 11 आ रहा है। और फिर 6, 4 ये हो गया 10, 6, 5,
6,6 6 के 3 इवेंट, 5 के 2, 4 के 1, बाकी का 1। अब ये बताइए कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? कितने? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आउटकम से 36 में से प्रोबेबिलिटी हुई 1/6। तो इस तरीके से आपने एक लैंग्वेज गिवन क्वेश्चन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाला। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है, तरीके से अपन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम बात करते हैं एफ इवेंट क्या है। तो एफ इवेंट निकालते हैं। देखो एफ इवेंट कैसे पहचानना है कि वो हो चुका है, तो पास्ट टेंस। देखो रिजल्ट है, तो गिवन दैट, गिवन मतलब ये गिवन है। गिवन कब होगा? जब वो चीज हो चुकी होगी तभी तो गिवन होगा। जो चीज हुआ ही नहीं वो कैसे गिवन हो सकता है? तो गिवन दैट ब्लैक डाई इन अ फाइट, तो सम इज ग्रेटर देन 9 और जो ब्लैक डाई है वो रिजल्टेड ऑफ 5। अब ब्लैक कौन सी है? देखो पहले ब्लैक फेंकी थी, पहले ब्लैक लिखी है फिर रेड लिखी है। जो पहले वाली है वो ब्लैक है, जो दूसरी वाली है वो रेड है। उल्टा मत कर देना, पूरे क्वेश्चन का सत्यानाश हो जाना तुम्हारा। ठीक है, तो जो ब्लैक डाई है वो 5 होना चाहिए। तो ब्लैक डाई में 5 मतलब पहली वाली है 5। ऐसा कितनी जगह हो रहा है कि पहली वाली डाई 5 है? तो सर ऐसा 1 2 3 4 5 6 बार हो रहा होगा। 5,1 पहली वाली डाई को क्या बोला था मैंने? क्या लेना है? ब्लैक। पहली वाली डाई 5 आ रहा है, पहली वाली डाई मतलब ब्लैक। ब्लैक 5 आ रहा है, यस सर। इसमें पहली वाली डाई यानी कि ब्लैक 5 आ रहा है, यस सर। इसमें 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 आ रहा है, यस सर। कितने इवेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6/36। आंसर फिर से इसका 1/6 आया। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी चल रही है? 1/6। अब मैं बात करता हूँ कॉमन चीज की। देखो जरा इन दोनों में से कॉमन क्या क्या आ रहा है। ई ये वाला इवेंट है, एफ ये वाला इवेंट है। क्या कॉमन आ रहा है? 5,5 5,6 इन दोनों में। समझ में आया क्लास? तो टोटल मिलाकर मेरे को दो चीज कॉमन मिल रही है, 5,5 और 5,6। तो जरा इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं इंटरसेक्शन एफ की, तो 2 36 में से मतलब 1/18। क्या कुछ समझ में आया आपको? अब बताओ ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों में सॉल्व हो गया कि पी ई बाई एफ यानी कि पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब 1/18 और इसका मतलब 1/6 ऊपर जाएगा और आंसर आएगा 1/3। तो अपन ने क्या सीखा कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की कैसे निकाली जाती है। तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये ऑर्डर का ध्यान रखना है। दूसरी चीज कि सर ऑप्टेन ई क्या है और एफ क्या है, मतलब कौन सा इवेंट हो चुका है। जो इवेंट के आगे पास्ट टेंस लगा है वो इवेंट हो चुका है, और जिसके आगे नहीं लगा वो इवेंट अभी अपन का नहीं हुआ है, वो अपन को निकालना है। जैसे ई और एफ को अपन ने कंपेयर किया। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देते हैं, इसको उतार लो फटाफट। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट पढ़ो क्या है, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाएगा, थोड़ा सा बड़ा चलता है। तो सेकंड इवेंट अपन का दे रखा है, द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8 इज गिवन। सम 8 इज गिवन। द रेड डाई रिजल्ट नंबर नो नहीं है वो, नंबर लेस देन 4। तो सबसे पहले ई क्या है? सम 8। सम 8 ये आपका ई इवेंट है कि जो दो नंबर आ रहे हैं ब्लैक और रेड डाई को फेंकने पे जो पेयर बनना है उनका सम 8 आना चाहिए। तो यार ये तो बहुत अपन ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि अपन ने अभी भी सैंपल इसमें से उतारा ही था, तो अपन उसमें से छांट सकते हैं किस किस का आ रहा है। जो देखो 2 वाली रो 1 वाली रो में तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 1,6 है। 2 वाली में कब आएगा? 2,6। 3 वाली में आ सकता है क्या? 3,5। और उसके अलावा 3,5 के अलावा नहीं आ सकता। 4 वाली में यस सर 4,3 नहीं 4, नहीं आ सकता। 4 वाली में नहीं आ सकता। 5,3 आ जाएगा और 6,2 आ जाएगा। ये अपन का आंसर मतलब, और एक और 4 वाले में, हाँ 4,4 भी तो आएगा यार। हाँ, तो अपन की प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है? ये सबका सम 8 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5, 36 में से 5। ये आई ई की प्रोबेबिलिटी। अब खुद क्वेश्चन में पहचानो कि क्या हो चुका है। गिवन दैट रेड डाई रिजल्ट नंबर लेस देन 4। जो रेड है, रेड मतलब बाद वाली, तो बाद वाला जो नंबर हो वो 4 से कम हो। फिर बाद वाला नंबर 4 से कम आ जाओ, 1,1 1,2 1,3। अब ये 3 तक पहुंच गया। अब मैं 1,4 अगर लिखता हूं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो रेड डाई की बात कर रहा है। रेड डाई मतलब बाद वाली। तो अपन के पास 1,1 1,2 1,3, इसके आगे अपन नहीं बढ़ सकते। अपन बात करते हैं 2 की। तो 2,1 ये 4 से छोटा है, सर। 2,2 4 से छोटा है। 2,3 4 से छोटा है, यस सर। तो ये भी 4 से छोटे पे चला गया। 3,1
3,2, 3,3, ये भी ठीक है, 4,1, 4,2, 4,3, 5,1, 5,2, 5,3, 6,1, 6,2, 6,3, ये सब लास्ट वाली 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 17 18 कितने आउटकम्स आए? तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 18 आए, कितने में से? 36 में से। प्रोबेबिलिटी कितनी चल रही है इसकी? 1/2। अब आओ जरा इंटरसेक्शन खेलना इसका, ई इंटरसेक्शन एफ। देख लो आपके सामने है 2,6, 2,6 है क्या इसमें? 2,6 नहीं, नहीं। 3,5, 3,5 है क्या? नहीं है। 5,3 है का? एक। 6,2, 6,2 है, दो। बस मेरे ख्याल से दो ही है इसमें। तो कौन कौन से हैं? 5,3 एंड 6,2, ये सैंपल स्पेस हुआ इसका। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो फटाफट फटाफट फटाफट। 36 में से 1/18। अब आप आंसर निकाल लो अपना, P E by F। E by F का मतलब P E इंटरसेक्शन F अपॉन P F। ये आया 1/18 और P F कितना आया था? 1/2, 1/9 आंसर। समझ में आया? तो ये थी आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो मैंने आज आपको क्या क्या सिखाया, बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ठीक है, बेसिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कार्ड्स, कॉइन और डाइस का गेम क्या है, ठीक है, वो उनको कैसे तरीके से अपन रोल करते हैं, ड्यूप्लेक्स क्या होते हैं, सैंपल स्पेस क्या हो सकता है उसका, वो सब अपन ने पढ़ा। और क्या पढ़ा अपन ने? प्रोबेबिलिटी के बेसिक फॉर्मूले पे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन करे, फिर अपन ने यूनियन वाला फॉर्मूला पढ़ा, फिर अपन ने इंटरसेक्शन को समझा क्या होता है, उसके बाद अपन आए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, जो कि इस साल अपन की जान है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में 3 वैरायटी के क्वेश्चन हो गए। पहली वैरायटी आपको ई और एफ की प्रोबेबिलिटी गिवन हो, इंटरसेक्शन या यूनियन का गेम निकालना हो, या ए बी बाई ए या ए बाई बी निकालना हो। दूसरा कैटेगरी था अपन का, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था कि ई के बनो एफ के बनो, बट नंबर की फॉर्म में नहीं हो, आपको नंबर वहां से निकालने पड़े सैंपल स्पेस से। और तीसरी वैरायटी ये हो गई कि आपको सिर्फ लैंग्वेज गिवन है। तो ये मेरी तरफ से आज का पहला लेक्चर था, बेसिक फंडामेंटल लेक्चर था, उम्मीद है समझ में आया होगा। आप इसके बेस पर जबरदस्त क्वेश्चन कर दो किताब पे बैठ जाओ फटाफट करने के लिए, और कल इसके मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन लेकर आता हूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं एक दिन बाद, बाय बाय।